Hello guys, welcome back. How are you? A very good evening. Durgesh, Rani, Medhavi, Ritu, Preetam. So Sebastian, हाँ so सेम थिंग्स हैं. हम जो है इनको रिवाइज कराएंगे एंड देन आपको पीडीएफ शेयर करेंगे. सुबह क्या हुआ था, मैं आपको पीडीएफ शेयर करने वाली थी बट मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन थी तो वो बंद हो गया था, फिर मैं कर नहीं पाई थी. तो अभी कर दूंगी आपको शेयर. कविता, वेरी गुड इवनिंग. सो हाँ, ये अब बताना है आपको क्वेश्चन के आंसर्स हमारे. Who said I shall endeavor to enliven morality with wit and to temper wit with morality? So ये किसने कहा था, क्या क्या कहना क्या है, इसको देखते हैं एक बार. किसने कहा कि आई शैल एंडेवर टू, मैं एफर्ट करूंगा, एंडेवर करूंगा टू एनलावन मोरालिटी विद विट, मोरालिटी में विट डालने को और विट से मोरालिटी को टेम्पर करने की का प्रयास करूंगा. मतलब मोरालिटी एंड विट की बात करें बेसिकली. तो ये कहा किसने था? पोप ने, स्विफ्ट ने, स्टील ने, एडिसन ने. जो बच्चे सुबह इसको पढ़ चुके हैं वो बताएं मुझे किसने कहा था. ओके, सेबेस्टियन ने ए बताया. सेबेस्टियन तुम तो सुबह थे क्लास में, तो सुबह तो मैंने कहा था पोप का स्टेटमेंट नहीं है ये. आई शैल एंडेवर टू एनलाइवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी. जोसेफ एडिसन सुबह मैंने बताया था. ठीक है, जोसेफ एडिशन ये इन्होंने बोला था. पोप नहीं है. पोप के भी स्टेटमेंट आएंगे. आपने ये गलत बताया, इनका पूरा नाम जोसेफ एडिशन है. Okay, who is the author of the following? Learn hence for ancient rules a just esteem. To copy nature is to copy them. ओके, ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा था. ये स्टेटमेंट अलेक्जेंडर पोप का था. ठीक है, ये अलेक्जेंडर पोप का स्टेटमेंट था. नेक्स्ट. हाँ, दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड. ओल्ड जो रूल्स हैं ओल्ड के, वो डिस्कवर किए गए, डिवाइज नहीं किए गए हैं. आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथडाइज्ड. नेचर वैसा है लेकिन नेचर में भी मेथड की बात की जा रही है. ये जो है ना, ये भी आपका अलेक्जेंडर पोप का स्टेटमेंट है. ठीक है. स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक 1704 में is about the dispute between ancient and modern authors initiated by जोनाथन स्विफ्ट इनका नाम है. द बैटल ऑफ द बुक इनकी बुक है, बुक्स 1704 में. ये एक डिस्प्यूट है एंशियंट एंड मॉडर्न. उसका ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया, जो डिस्प्यूट था इसका इनिशिएटर कौन था, उसका क्या नाम था? इनिशिएटर का नाम पता क्या था? जो डिस्प्यूट को इनिशिएट किया था उसका नाम था विलियम टेम्पर. विलियम टेम्पर नहीं, प्रियंका नहीं. विलियम टेम्पल. अ टेल ऑफ द टब क्या है? स्विफ्ट की, जोनाथन स्विफ्ट की अ टेल ऑफ द टब.
1704 में पब्लिश हुई। ये क्या है? ये जो इनका वर्क है, what is this? Is this a political treatise or a religious allegory or treatise on art or social document? What is that? सो जोनाथन स्विफ्ट की अ टेल ऑफ अ टैप जो है वो एक रिलीजियस एलेगरी है गाइस। क्या है? रिलीजियस एलेगरी है, ठीक है। वो कोई भी पॉलिटिकल ट्रीटाइज नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्विफ्ट ने एक जर्नल लिखा, जनरल टू स्टेला। ये किसको एड्रेस करते हैं? इस अपने इस वर्क में, लिटरेरी वर्क में जोनाथन स्विफ्ट जो है वो किसको एड्रेस करते हैं, और जिसको एड्रेस करते हैं वो उनकी कौन है? सेबेस्टियन बेटा, अभी मैं उसको दोबारा आंसर वाला सेंड करती हूँ। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट। अभी मैं आंसर वाला शेयर करती हूँ वहाँ पे। सेबेस्टियन का आंसर करेक्ट है, एग्जैक्टली एक बार आपने कर लिया तो दोबारा आप आंसर सही बताओगे। तो जर्नल टू स्टेला बाय स्विफ्ट इज एड्रेस टू एस्थर जॉनसन। एस्थर जॉनसन को इन्होंने, स्विफ्ट ने जर्नल टू स्टेला एड्रेस किया था। एस्थर जॉनसन इनकी बिलवेड है, एक तरीके से बिलवेड है इनकी, थी, प्रेमिका थी, क्लोज फ्रेंड, और मतलब हिडन वाइफ, ठीक है। सो एस्थर जॉनसन को इन्होंने ये एड्रेस किया। विच ऑफ द स्विफ्ट वर्क इज इन सपोर्ट ऑफ द आयरिश कॉज ऑफ फ्रीडम? स्विफ्ट का जो वर्क था वो कौन सा था जो आयरिश कॉज ऑफ फ्रीडम के सपोर्ट में था? द कंडक्ट ऑफ द एलीज, या फिर द पब्लिक स्पिट ऑफ विग्स, या फिर द ड्रेपियर लेटर्स, या फिर सम रिमार्क्स द बैरियर ट्रीटी। देखो, आयरिश कॉज ऑफ फ्रीडम के में स्विफ्ट का वर्क था। ऑब्वियसली अगर हम पोइटिक वर्क की बात करें तो वही चीज़ लेते हैं जो उस टाइम में ज़रूरी होती है लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर ड्रेपियर्स लेटर जो है, द ड्रेपियर्स लेटर, दैट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये है किसकी? मतलब ये सारी हैं इनकी स्विफ्ट वर्क की, लेकिन आयरिश कॉज ऑफ फ्रीडम में कौन सपोर्ट करती है? ड्रेपियर्स लेटर। जोनाथन स्विफ्ट की एक बहुत ही फेमस बुक आई थी, गुलिवर ट्रेवल्स, 1786 में। हु रिप्रेजेंट द जाइंट्स? जाइंट्स के को कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें? हाँ, सीक्रेट वाइफ साबिस्टन। कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें? ये रिप्रेजेंट करता है ब्रॉबडिंग नेजियंस, ब्रॉबडिंग नेजियंस, ठीक है। इसका नाम ही जाइंट जैसा है, कल सुबह मैंने बताया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका मैंने बताया था, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, एक साधारण सा प्रपोजल। मॉडेस्ट का मतलब अनइम्पॉर्टेंट भी होता है, मॉडेस्ट का मतलब सीधा भी होता है, मॉडेस्ट का मतलब नॉर्मल भी होता है। बाय स्विफ्ट वाज मेड फॉर, अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय स्विफ्ट वाज मेड फॉर। हम्म, देखो, पुअर चिल्ड्रन को बेचने के लिए, फूड की तरह, ठीक है। मॉडेस्ट प्रपोजल जो था वो किसके लिए था, और क्या रोकने के लिए? फॉर सेलिंग पुअर चिल्ड्रन एज फूड। एडिसन्स केटो, केटो जो है वो क्या है? मास्क है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या एपिक है? केटो क्या है? केटो जो है वो एक ट्रेजेडी है गाइस। केटो जो है वो एक ट्रेजेडी है। द टैटलर वाज लॉन्च्ड इन 1709 बाय
ये लॉन्च की गई सर रिचर्ड स्टील द्वारा। किसके द्वारा? सर रिचर्ड स्टील द्वारा। द स्पेक्टेटर वॉज इशूड। द स्पेक्टेटर वॉज इशूड। द स्पेक्टेटर जो है डेली न्यूज़पेपर था एक, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने किया था। ठीक है, इट वॉज अ डेली न्यूज़पेपर। इट वॉज अ डेली न्यूज़पेपर जो कि जोसेफ एडिसन और स्टील ने इसको चला रहे थे, मतलब ये। ठीक है, इसका मतलब 1712 में आया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द कोवरली पेपर्स? जोसेफ एडिसन ने कोवरली पेपर्स लिखा। Who wrote for the Spectator under the pen name Isaac Bickerstaff? स्पेक्टेटर के बारे में तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया सारी चीजें। ठीक है, स्पेक्टेटर एक डेली मैगजीन थी जिसको एडिसन और स्टील ने निकाला था, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि स्पेक्टेटर मैगजीन में ईसाक बिकरस्टाफ के नाम से कौन लिखता था। मतलब हर चीज लिखी जाती है उसमें, तो कौन लिखता था ये आपको बताना है। तो वो पता कौन लिखता था? वो लिखते थे जोनाथन स्विफ्ट। समझ आ गया क्वेश्चन? स्पेक्टेटर जो मैगजीन थी उसके लिए ईजाक बिकरस्टाफ के नाम से कौन लिखता था? कुछ लिखते होंगे उसमें, अपना नाम जोनाथन स्विफ्ट न डाल के ईजाक बिकरस्टाफ डालते होंगे, वो बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील्स प्रोज कॉमेडीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। स्टील की जो है ना, स्टील जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, रिचर्ड स्टील की, उनकी जो प्रोज कॉमेडीज हैं उन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी की नींव रखी। ठीक है, ऑगस्टन एज में सेंटिमेंटल कॉमेडी की नींव रखी। उनकी सेंटिमेंटल कॉमेडी जो थी उसमें से एक कौन सी थी? इसमें द कॉन्शियस लवर्स, द टेंडर हस्बैंड, द लाइंग लवर, द फ्यूनरल, सारी ही उन्हीं की कॉमेडी थी। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉमेडी। सो फर्स्ट कॉमेडी कौन सी थी आपके अकॉर्डिंग? अगर आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, इट वॉज द फ्यूनरल। ठीक है, ये थी द फ्यूनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is Defoe's novels is considered a classic? इसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, डेनियल डेफो की जो नॉवल थी, इसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। देखो डिटेल्स ऑलरेडी अच्छे से, हाँ सेबेस्टियन रॉबिन्सन क्रूसो इनका नाम था। इसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, और डेनियल डेफो इनका नाम है। पूरा नाम इनका क्या है? डेनियल डेफो। आधे आधे नाम सब जगह भी लिखे जाते हैं, फिर जब पूरे नाम आते हैं आप सोचते हो ये बंदा कौन है। डेफो का जो फिक्शन था इस किस वजह से जाना जाता था? डेफोस फिक्शन इज नॉन फॉरेस्ट। डेफो का जो फिक्शन था वो किसके लिए जाना जाता था? उनका जो फिक्शन था, उनकी जो कल्पना थी, वो अपने रियलिज्म के लिए जाना जाता था। ठीक है, डैनियल डेफो की नॉवेल जो बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द नॉवेल जो बेस्ट डिस्क्राइब की जाती थी कैसे? नॉवेल ऑफ इंसिडेंट या नॉवेल ऑफ कैरेक्टर?
नोबेल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, डेफो की नोबेल की खास बात क्या? नोबेल ऑफ इंसिडेंट, किसी घटना के बारे में बताना। द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग, द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग, राजनीति झूठ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? मनीषा रानी, प्रीति सैबस्टन, हाँ। ये किसके द्वारा लिखा गया? द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग वॉज रिटन बाय, वेरी नाइस, ये लिखा गया जॉन ऑर्बत नॉट द्वारा। मैंने ऑर्बत नॉट के बारे में बताया था कि काफी ब्रेव ऑडेशियस पर्सन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स क्लब? बाकी सारे स्क्रिबलर्स क्लब के मेंबर थे, ऐसा कौन जो था जो स्क्रिबलर्स क्लब का मेंबर नहीं था? ऑप्शन में आपके सारे दिखाई दे रहे हैं। तो डैनियल डेफो जो थे वो स्क्रिबलर्स क्लब के मेंबर नहीं थे। पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म कब पब्लिश हुआ? ये वाली डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है। 1711 में ये पब्लिश हुआ। डेट्स में आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दे रही हूँ फिलहाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिस कैस्केट, इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ्स फ्रॉम योंडर बॉक्स। ये जो डिबिया है इंडिया के बहुत सारे गेम्स जो है वो अनलॉक करती है, जेम्स जो है सॉरी अनलॉक करती है, और इस बॉक्स के जरिए पूरा अरेबिया सांस लेता है। ये किस पोएम की बात कर रहे हैं? द रेप ऑफ द लॉक, दे टॉकिंग अबाउट द रेप ऑफ द लॉक। जैसे एक मिनट, मैं बैकग्राउंड नॉइस कम कराती हूँ, एक मिनट ज्यादा हो रहा है। निया, ओके। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये द रेप ऑफ द लॉक है, द रेप ऑफ लॉक पोप ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉक heroic poem uses heroic style to mock, देखो, जो मॉक हीरोइक पोएम होती है ये सटायर का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनहीरोइक थीम को मॉक करता है। मॉक हीरोइक पोएम यूजेस हीरोइक स्टाइल, किसको मॉक करने के लिए? अनहीरोइक थीम को मॉक करने के लिए, ठीक है। मॉक का मतलब मजाक उड़ाना होता है, ठीक है, मजाक उड़ाने वाली एक हीरोइक जो तरीका है। पोप्स एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन मैन क्या डिस्कस करता है? सुबह मैंने समझाई थी इस बात को। एन एसे ऑन मैन, हाँ, ये बताता है कि मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स, मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स। Now the next question, the Dunciad first came out in,
डंसियार्ड, रेप ऑफ द लॉक, ये सब अलेक्जेंडर पोप की बुक्स हैं। ठीक है, तो ये कब आई? टाइम पीरियड मैं आपको ज्यादा वो देती नहीं हूँ, 1728 में पब्लिश हुई। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप की 1728 में ये पब्लिश हुई। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉक हीरोइक वर्स, ये मॉक हीरोइक वर्स का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक तो पोप की है और ऊपर से किसका एग्जाम्पल है, मॉक हीरोइक वर्स का। हाँ, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा। पोप्स पोर्ट्रेट ऑफ एडिसन एज एटिकस अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ये इसका ये कह रहे हैं, मतलब बेसिकली पोप का जो पोर्ट्रेट है, पोप ने जोसेफ एडिशन पर अटैक किया है। ठीक है, पोप ने जोसेफ एडिशन पर, पोप्स पोर्ट्रेट ऑफ एडिशन, मतलब इन्होंने एडिशन पर अटैक किया है किसी रीजन से, और ये अटैक किया है एटिकस की तरह, एज एटिकस इन्होंने अटैक किया है। एपिसल टू डॉक्टर ऑर्बस नॉट। एपिसल का मतलब पत्र होता है, और ये जो है ना, मतलब द पॉइंट इज दैट वाज प्रिसाइजली दैट द नेम वाज नॉट इन यूज। ये नेम जो अब यूज में नहीं है। सो यहाँ पर ये जिसमें किया है उसका नाम है एपिसल टू ऑर्थनॉट। True ease in writing comes from art. True ease in writing comes from art, not chance. As those move easiest who have learned to dance. ये statement expresses the critical credo of नियो क्लासिकल पोइट्स का। ठीक है, नियो क्लासिकल। बेगर्स ओपेरा किसने लिखी? बेगर्स ओपेरा बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, सैमुअल गार्थ, जॉन गे। ये लिखी जॉन गे ने। गेस जॉन गे की ट्रिविया और आर्ट ऑफ वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, ये एक पैरोडी है। किसकी पैरोडी है? पैस्टोरल रोमांस की, हेरोइक स्टाइल की, ग्रीक ट्रेजेडी या डिस्क्रिप्टिव पोयम। ये हीरोइक स्टाइल। ठीक है, ये हीरोइक स्टाइल ट्रेजेडी, सॉरी हीरोइक स्टाइल पैरोडी है। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की लाइफ पे किसने लिखा? बता दिया तुरंत। हु रोट लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन? ये लिखा है जेम्स बॉसवेल ने। जेम्स बॉसवेल ने लिखा है। इसके 2 वॉल्यूम्स आए हैं। जेम्स बॉसवेल 1791 में लिखा है। 2 वॉल्यूम्स आए हैं इसके। जॉनसन की डिक्शनरी द फर्स्ट इन इंग्लिश केम आउट इन 1755। ठीक है, डेट में हम ज़्यादा टाइम आपको सोचने के लिए नहीं देंगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता ठीक है।
जॉनसन का जो एडिशन था, एडिशन ऑफ शेक्सपियर विद हिज फेमस प्रीफेस, ये आया, ये फेमस डेट है इसीलिए इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये 1765 में आया, चूंकि सब 18th सेंचुरी लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो वही टाइम पीरियड आएगा बीच बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉनसन वॉज रिटन टू पे फॉर हिज मदर्स फ्यूनरल? अपनी माँ के फ्यूनरल के बारे में जिसमें उन्होंने लिखा है वो कौन सा इनका वर्क है, क्या नाम है? रेसिलास प्रिंस ऑफ अबिसिनिया, ठीक है, रेसिलस प्रिंस ऑफ एबिसिनिया 1759 में। जॉनसन्स डिस्कशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स अपीयर्स इन, मेटाफिजिकल पोइट का जो डिस्कशन था वो किस में आता है? लाइफ ऑफ कॉली, लाइफ ऑफ ग्रे, लाइफ ऑफ ड्राइडन, लाइफ ऑफ पोप। ये आता है लाइफ ऑफ कॉली। क्या डिस्कशन है? मेटाफिजिकल पोइट। जॉनसनीज, जॉनसन जो है ना, जॉनसनीज इन प्रोज स्टाइल, जॉनसन के टाइम की जो प्रोज स्टाइल है वो किसके लिए जानी जाती है? वो दिखावे के लिए, पॉम्पसिटी के लिए, पॉम्पोसिटी के लिए, दिखावे के लिए जानी जाती है। Their mark what ills the scholar's life assail, toil, envy, want, the patron and the jail। ये जो मार्क हैं जो स्कॉलर की लाइफ को बर्बाद करते हैं, टॉयल है, एनवी है, वांट है, पैट्रॉन है, जेल है, ये जॉनसन की किस में अपीयर होती हैं, किस बुक में अपीयर होती हैं, बेन जॉनसन के किस वर्क में ये दिखाई देती हैं? लंदन डिक्शनरी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस या रेसिलास? ये आपको दिखाई देती हैं द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस में, ठीक है। ये आपको किस में दिखाई देंगी? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस में। दिखाई क्या देना है? क्या दीज मार्क्स व्हाट इज द स्कॉलर्स लाइफ? टॉयल मतलब मेहनत, एनवी नफरत, वांट चाहत, पैट्रन और जो जेल, जेल और नींव हकीमी करना किसी के, ये जॉनसन के द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस में दिखाई देता है। हाँ, थॉमस पर्सी इज नॉन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ बैलाड पोइट्री। थॉमस पर्सी इज नॉन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ बैलेड पोइट्री। जो इनकी बैलेड पोइट्री है वो किस टाइटल के अंतर्गत है? गोल्डन ट्रेजरी, टोटल्स मिससेलेनी, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री या द फिनिक्स नेस्ट। तो जो थॉमस पर्सी की जो कलेक्शन है बैलेड पोइट्री का, ये एक्चुअली रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्रा बेन वॉज अ कॉन्टेम्परेरी। एफ्रा बेन जो फीमेल राइटर थी, ये किनके समकालीन थी? जॉनसन, पोप, फील्डिंग, ड्राइडन। जॉन ड्राइडन के समकालीन थी गाइस ये। एफ्रा बेन का कौन सा कार्य जो है एक नॉवल है? ओरूनोको और द हिस्ट्री ऑफ रॉयल स्लेव, अ फोर्ट्स मैरिज, अ फेन्स कोर्टिजन, अ राउंडेड्स। ये ओरूनोको है, ठीक है, ओरूनोको सुबह मैंने बताया था, और द हिस्ट्री ऑफ अ रॉयल स्लेव। मैरी एस्टेल इज बेस्ड ऑन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मैरी एस्टेल को किसमें जाना जाता है, किसके लिए सबसे ज्यादा किसमें फेमस है मैरी एस्टेल? देखो, मैरी एस्टेल बेसिकली महिलावादी हैं और अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ देयर ट्रू एंड ग्रेट इंटरेस्ट, इसके लिए इन्हें जाना जाता है मैरी एस्टेल को। इसमें टाइम पीरियड बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे सबका, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर क्वेश्चन है ही, क्योंकि ये सब जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें माइंड में ये रखना है कि ये पर्सन हमारा 18th सेंचुरी में फेमस हुआ। द
द राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवेल इन द 18th सेंचुरी वॉज ड्यू टू द राइज ऑफ, जो इंग्लिश सेंचुरी नॉवेल का राइज जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? पीजेंट्री की वजह से, मिडिल क्लास की वजह से? सेबेस्टियन मिडिल क्लास की वजह से हुआ, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादातर चीज़ों के एग्जिस्टेंस के लिए, ज़्यादातर चीज़ों में मिडिल क्लास रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ सर रिचर्ड स्टील्स प्रोज कॉमेडी, इनकी प्रोज, सर रिचर्ड स्टील की जो प्रोज कॉमेडी है उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहले पूछा गया है, ठीक है, दोबारा भी पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनका प्रो सीक्वेंस है, पहले है ये फ्यूनरल, फिर लॉइंग लवर, फिर द टेंडर हस्बैंड, फिर द कॉन्शियस लवर्स, ठीक है। सर रिचर्ड स्टील्स प्रोज कॉमेडी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें हो गया डी। हु रोट द हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल दैट रिडिक्यूज द वॉर पॉलिटी ऑफ द विक्स, किसने जॉन बुल की हिस्ट्री लिखी जो वॉर पॉलिसी ऑफ द विक्स, विक्स की वॉर पॉलिसी को रिडिक्यूल करती है, मजाक उड़ाती है? पूरे पूरे नाम यहाँ पे लिख दिए इन्होंने। इनका नाम जॉन ऑर्बट नॉट है। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें कर चुके हैं, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही अलग तरीके से समझेंगे। डेनियल डेफो की मॉल फ्लैंडरर्स है, ये किस पर बेस्ड है? मोल फ्लैंडरर्स, मोल फ्लैंडरर्स, फ्लैंडरर, मोल फ्लैंडर जो है वो किस पर बेस्ड है? ये एक दुष्ट महिला की कहानी है, फीमेल रोग, एक ऐसा ग्रुप जो फीमेल है और बहुत ही दुष्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, द मानव ज्ञान के सिद्धांत, अ नोटेबल एफर्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ये 1710 में किसने लिखी थी? जॉर्ज बार्कले, आर्लफ शेक्सपियर, अलेक्जेंडर पोप या मैथ्यू प्रायर ने? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जॉर्ज बार्कले की है ये, जॉर्ज बर्कले की है। इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, अ नोटेबल एफर्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, 1710। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉन एज द आयरिश पैट्रियट? आयरिश पैट्रियट किसे मानते हैं? आयरिश फ्रीडम के लिए भी लिखा था, मैंने बताया था आपको। किसे मानते हैं? जोनाथन स्विफ्ट को। ये ऑप्शंस हैं, इसका क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, देख लेंगे बात। Which of the following novels combine the ingredients of Gothic horror, Oriental exorcism, Voltairian irony that into a unique romantic brew? कौन सी इसमें से ऐसी नॉवल है जिसमें सब कुछ है, जिसमें हॉरर है, जिसमें एग्जॉटिसिज्म है, जिसमें आयरनी है ना, और इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रोमांटिक ब्रू? सो ये क्या है? ये विलियम बेकफोर्ड्स का वैथिक है, इसका नाम है वैथिक, और ये लिखा किसने है? वैथिक है, ये वैथिक है, इसको वैथिक बोलते हैं, और ये विलियम बेकफोर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड करेक्ट पेयर ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल्स। पिकारेस्क नॉवेल का करेक्ट पेयर क्या है? पिकारेस्क नॉवेल्स, ओके, तो ये आपका है कैप्टन सिंगल्टन एंड रोड्रिक रैंडम, कैप्टन सिंगल्टन और रोड्रिक रैंडम, करेक्ट पेयर ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल्स, ठीक है। अब देखो, अब ये पिकारेस्क नॉवेल होता क्या है? ये जो है प्रोस फिक्शन होता है, उसी का जॉनरे है ये, ठीक है।
प्रोज फिक्शन होता है, उसी को पिकारेस्क नॉवल बोलते हैं। सोशल लॉ के बहुत ही अपीलिंग हीरो के बारे में ये लोग बातें करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स एवर रिटन? सबसे लंबी जो मतलब इंग्लिश नॉवेल जो रिटन है उसका क्या नाम है? ट्रिस्टियम शैंडी, क्लैरिसा हार्लोव, हम्फरी क्लिंकर, द विकार ऑफ वेकफील्ड। क्लैरिसा हार्लोव। रिचर्डसन की है, क्लैरिसा हार्लोव जो है रिचर्डसन की है, सैमुअल रिचर्डसन। ओके, अब ये किसके बारे में बता रहे हैं? He was the author of satire in octosyllabic verse entitled The Grumbling Hive or Knaves Turned Honest, designated to illustrate an essential vileness of human nature. Identify them. इनका नाम है बर्नार्ड। ठीक है, इनका नाम है बर्नार्ड डी मैंडविले। क्या है? ऑथर ऑफ सटायर हैं, व्यंग के। इनके पास ऑक्टोसिलेबिक वर्क्स हैं, एंटाइटल्ड द ग्रैम्बलिंग हाइव और नेव, सरदारों और दुष्ट लोगों को ये ऑनेस्टी में बदल देते हैं। डेजिग्नेटेड टू इलस्ट्रेट टू एसेंशियल वायलेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, ज़रूरी चीज़ें ह्यूमन नेचर की बताते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हैं बर्नार्ड डी मैंडोविले। याद करने वाली बात है बस। लिटरली द गोथिक रोमांस का क्या मतलब है? गोथिक रोमांस का क्या मतलब है? अलग ही चीज है ये। गोथिक रोमांस, हाँ, कविता। गोथिक रोमांस जो है वो नॉवेल ऑफ टेरर है, याद रखना ये। Which of the following novels is still famous? A novel अभी तक famous है because it describes the interesting story of the ravage of the man-made monster equivalent to the modern robot. ravage को robot से link करते हैं ये, ठीक है? So ये इसीलिए famous है। कौन सी story की बात कर रहे हैं? जो story they are talking about? They're talking about Mary Wollstonecraft, Shelley's Frankenstein. अरे इतना मैंने इसको कर दिया है, दिखाई भी नहीं देगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। किसने नोबेल को कॉमिक एपिक इन प्रोज, मतलब हु डिफाइंड, कि पेन नहीं सही चल रहा आज, जहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ वहाँ जा नहीं रहा है, बताओ। हाँ, हु डिफाइंड द नोबेल एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज? डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग, होरेस वॉलपोल, सैमुअल रिचर्डसन। वेल, इनका नाम है हेनरी फील्डिंग। ठीक है, कॉमिक एपिक इन प्रोज। हाँ बेटा, नहीं लास्ट क्लास नहीं है गाइज, वो अभी क्लास ऐड ऑन हो जाएगी, लास्ट क्लास नहीं है आपकी। क्लास ऐड ऑन हो जाएगी, एक दो दिन हो सकता है नहीं हो जाएगी उसके बाद। अभी कैसे लास्ट क्लास कर दूंगी? अभी तो बहुत सारा सिलेबस है, अभी तक एग्जाम तक मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ आई गेस। ठीक है, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे ना चीज़ों को मेरे साथ ही उसमें बनते रहेंगे, मतलब कम से कम आते रहेंगे, तो मैं आपकी क्लासेस, आपका बैच जो है वो एग्ज़ाम तक बढ़वा रही हूँ। मैंने बोल दिया है सर को, सर ने बोला था कि मतलब उसको करा देंगे। तो आप लोग रेटिंग वेटिंग दे दिया करो, टीचर वाली जो होती है, बढ़ जाएगी क्लास। क्योंकि अगर रेटिंग डाउन होगी, क्योंकि रेटिंग तुम लोग खुश हो नहीं, बट मैं तो अपना कर ही रही हूँ ना। अब इतना बड़ा सिलेबस है, अब मैं एक दिन में तो सारा करा नहीं दूंगी, तो वो भी देख लेना तुम लोग।
मैं भेज दूंगी ये सारी चीजें तुम लोगों को। हाँ, टॉम जोन्स इंडीड इज हेनरी फेल्डिंग्स मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस होता क्या है? मैग्नम ओपस कहते रहते हैं, ये होता क्या है मैग्नम ओपस? एनसीईआरटी, इस बार बच्चे रो गए एससीईआरटी एनसीईआरटी के चक्कर में, बेचारे परेशान हो गए। आधे कह रहे नहीं एससीईआरटी से ही आएगा तुम वही पढ़ो, आधे कह रहे नहीं एनसीईआरटी से आ रहे हैं मॉक टेस्ट वो पढ़ो। मतलब अब दोनों अगर पढ़ने की बात आ जाए, अब दोनों कोई कैसे पढ़े? सिलेबस है भाई, जो बच्चे एक साल में पूरा करते हैं। मतलब चार चार चीजों के सिलेबस हैं जिनमें 4 साल लगते हैं, उसे 4 महीने भी नहीं ले रहे हो तुम लोग। तो है तो मतलब 4 महीने में भी उसको कैसे कंप्लीट करोगे? और उसके सिर्फ वो 4 साल ले रहे हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं। इसके अलावा ग्रामर भी पढ़ना है, वो क्वालिफाइंग पेपर भी आ रहा है उसको भी देखना है, और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं। इसके अलावा वो आपका क्या कहते हैं, लिटरेचर है, ये इसको भी देखना है। क्या क्या देखना है, तमाम चीजें हैं। हाँ, इसको ग्रेट लिटरेरी, मैग्नम ओपस को कहते हैं ग्रेट लिटरेरी वर्क। टोनी लम्पकिन अ फेमस कैरेक्टर, किसका ये फेमस कैरेक्टर है टोनी लम्पकिन? ये एक्चुअली ओलिवर गोल्ड स्मिथ का द स्टूप्स ऑफ कॉन्कर का है। ठीक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का द स्टूप्स ऑफ कॉन्कर, जीत का स्तूप। टोनी लम्पकिन एक कैरेक्टर है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। ठीक है, शी स्टूप्स टू कॉम, अरे शी नहीं है, द है। ही टॉट द पैशन टू मूव एट द कमांड ऑफ वर्च्यू। उसने पैशन दिया कि वर्च्यू की कमांड संभालो, उसकी तरफ, गुणों की तरफ चढ़ो। डॉक्टर जॉनसन एक्सप्रेस्ड दिस इन प्रेज ऑफ, ये किसकी तारीफ में कहते हैं डॉक्टर जॉनसन? ये डॉक्टर जॉनसन किसकी तारीफ करते हुए कहते हैं? ये तारीफ करते हैं सैमुअल रिचर्डसन की। ठीक है। ब्रिटिश नोबेल का वर्चुअल फाउंडर किसे माना जाता है? ब्रिटिश नोबेल का, ये अभी क्वेश्चन शायद तुम लोग बता दो। अड्डा की टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी से होने का रीजन है, किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्यादातर एनसीईआरटी से है, पता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन का मटेरियल जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। सारे लोग बात समझो मेरी, एससीईआरटी का मटेरियल बनाना पड़ता है, उसमें अवेलेबिलिटी कम है। इसीलिए आपको ज्यादातर जो मॉक टेस्ट मिलेंगे अड्डा पे ही और कहीं भी, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निकालना, बनाना नहीं पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि उधर ये है तो सिर्फ यही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मॉक टेस्ट वाला मटेरियल वो हर उस पे, मतलब मैं बुराई किसी की नहीं कर रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी का मटेरियल आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि और अगर एससीईआरटी का मिलेगा भी तो बहुत ही बेकार क्वेश्चंस मिलेंगे, अब उनको मॉक टेस्ट में डालने से वो हो जाएगी। डैनियल डेफो नाम है, अभी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ, अभी मैंने आपको द टैटलर और द स्पेक्टेटर के बारे में बात करी थी, बताओ। द टैटलर, द स्पेक्टेटर। सर रिचर्ड स्टील। ठीक है, स्टीले है, स्टील है, जो भी है। हाँ, सर रिचर्ड स्टील। Which of the following writers club was organized by Jonathan Swift? कौन सा राइटर्स क्लब जो था वो जोनाथन स्विफ्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 1714 में, फॉर द पर्पस ऑफ सेटाराइजिंग लिटरेरी इनकॉम्पिटेंस। लिटरेरी इनकॉम्पिटेंस को मतलब जो साहित्यिक जो मतलब एक तरीके से हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता, मतलब साहित्यिक प्रतिकूलता पर जो सेटायर है उसकी बात करी है। तो वो ऑर्गेनाइज किया जोनाथन स्विफ्ट ने 1714 में। उसका नाम क्या था, ये पूछा गया। पूरा क्वेश्चन में समझा दिया मैंने। उसका नाम क्या था, और इसकी बात हम अभी पहले कर चुके हैं। कविता क्या कह रही? एससीईआरटी से ही था। हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आएगी ना, ये तो आएगा। इसका तुम लोगों को अभी मैंने आंसर बताया है गाइस, स्क्रिबलर्स क्लब है। अच्छा, क्या सिर्फ इंग्लिश ही चल रही है? बाकी सारे बैचेस खत्म हो गए क्या आपके? सिर्फ इंग्लिश के ही बैचेस चल रहे हैं? बाकी सबका सिलेबस खत्म हो गया क्या? हाँ, पूरी हिस्ट्री नहीं करनी है, पूरी हिस्ट्री नहीं करनी है सेबेस्टियन, और पूरी कर भी नहीं पाओगे।
ना पूरी करनी है ना पूरी कर पाओगे। टेक केयर द बैड पोइट्स डू नॉट आउटविट यू। ख्याल रखो जो खराब पोएट हैं वो आपको आउटविट नहीं कर सकते। ठीक है। ये जोनाथन स्विफ्ट की वार्निंग थी अलेक्जेंडर पोप की, किस राइटिंग पर थी? द डंसियार्ड पे। ठीक है। द डंसियार्ड के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया है? द डंसियार्ड किसने लिखा है? पोप ने। Which of the following arrangements of Jonathan Swift's literary work is correct in chronological sequence? सबसे पहले आया द बैटल ऑफ द बुक्स, केडनेस एंड वेनेसा, द टेल ऑफ अ टफ, गुलिवर ट्रेवल्स। ठीक है। बैटल ऑफ द बुक्स, कैडनेस एंड वेनेसा, टेल ऑफ अ टफ, गुलिवर ट्रेवल्स, ये ऑर्डर है। हाँ ठीक है, इनमें से देखो जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना सैबिस्टन वही करवा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं। सच बात यह है कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है उसी को मैं डिफाइन भी कर रही हूँ, बाकी आंसर बता के छोड़ दे रही हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें मतलब आपके सामने से गुजर रहे हैं, कुछ मोमेंट्स लग रहे हैं उसमें 2-3 सेकेंड्स उसको करने में, उस पे फोकस मत करो, अगर आ जाएंगे वो तो ठीक है। इतने कम टाइम में ये सब याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कर लो। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देती हूँ, वही वही कर लो। मैं थोड़ा अभी मैंने अंडरलाइन करवा देती हूँ। सो उसको कर लेते हैं, सब नहीं कर पाएंगे और ये ऑब्वियस सी बात है, सारे क्वेश्चंस करने ही नहीं है आपको, तो मुझे थोड़ा वो जो टाइम आप मुझे दे रहे हैं वैसे ही करना है, सारी चीज़ें करना ही नहीं है। हाँ, अमंग द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ एडमंड बर्के विच वन हैज़ बीन मोस्ट नोटेबल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एडमंड बर्के का कौन सा ऐसा वो है कार्य जो बहुत ज्यादा अच्छा है एडमंड बर्के का, जो पूछा जा सकता है। अब वो कार्य ऐसा है उसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके राइटर कौन है एग्जैक्टली exactly, है ना। ये रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशंस इन फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट है, एडमंड बर्के का है, 1790 में लिखा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके ऑथर कौन है, तो वो एडमंड बर्के हैं। ऐसे क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग मेड पावरफुल पार्लियामेंट्री स्पीचेस फॉर द ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के ट्रायल के लिए पार्लियामेंट की में पावरफुल स्पीच किसने दी थी? एडवर्ड गिबन, एडमंड बर्के, ओलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड शेरिडन। तो एडमंड बर्के की बात कर रहे हैं, इन्होंने दी थी। हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस शेले, शेले को किन्होंने, शेले को किसने प्रभावित किया ऑन द फिलोसफी ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। तो शेले को जिसने प्रभावित किया है पॉलिटिकल जस्टिस पे, वो एडमंड बर्के नहीं है। शेले को प्रभावित करने वाले हैं विलियम गॉडविन। ठीक है, विलियम गॉडविन ने शैले को प्रभावित किया। शेरिडन का फेमस प्ले कौन सा है? ये जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। शेरिडन का जो प्ले है वो स्कूल फॉर स्कैंडल है। माला प्रॉप एक कैरेक्टर है, किसमें है? माला प्रॉप किसमें है ये कैरेक्टर, और ये किसका वर्क है? द राइवल्स। द राइवल्स है शेरिडन का। द राइवल्स है, ये किसका वर्क है? शेरिडन का। ठीक है, रिचर्ड बी शेरिडन। रिचर्ड बी शेरिडन का ये कैरेक्टर है, शेरिडन का। माला प्रॉप एक कैरेक्टर है द राइवल्स बुक का। ठीक है। लेडी स्लेयरवेल एंड लेडी डीजल, ये कैरेक्टर्स किसके हैं? शी स्टूप्स टू कॉन्कर फॉर शी, ये किसके कैरेक्टर्स हैं बेसिकली? सो ये द स्कूल फॉर स्कैंडल, यहाँ पे लिख देती हूँ, लेडी स्नेवेल, लेडी डीजल, ये कैरेक्टर हैं द स्कूल फॉर स्कैंडल के।
द स्कूल फॉर स्कैंडल। ठीक है, इन्हीं का है ये, शेरिडन का ही है ये भी किसका है, शेरिडन। ठीक है, हाँ, एक दो क्वेश्चंस और देख लो, उसके बाद हम आपको कल कराते हैं। ये क्वेश्चन है, विच प्लेज ऑफ शेक्सपियर पैड्रिच टॉम एंड अदर्स वॉच इन टॉम जोन्स। शेक्सपियर पैड्रिच का कौन सा प्ले है टॉम एंड अदर्स वॉच इन टॉम जोन्स, टॉम जोन्स में। ये हैमलेट है। ठीक है, शेक्सपियर पैड्रिच टॉम एंड अदर्स वॉच इन टॉम जोन्स, टॉम जोन्स में टॉम एंड अदर्स वॉच है। ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ये मेरे को समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसको देखती हूँ बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेट इज बेस्ट नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ही रोट। ये अपनी हम्फ्री हम्फ्री क्लिंकर के लिए जाने जाते हैं, स्मॉलेट हम्फ्री क्लिंकर के लिए। अब जो ये क्वेश्चंस बचे हैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगी मैं और आपको भेज दूंगी। ठीक है, काफी सारे कर लिए, सुबह इतने नहीं हो पाए थे, अभी चूंकि आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर कर दिए तो वो मैंने करा दिया। तो इसमें मैं मार्क करके आपको वो कर देती हूँ। ओके गाइज, यू कैन लीव इट, टाइम हो गया है।